चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऊखीमठ के केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव से बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल के पक्ष में आयोजित जनसभा में शिरकत की है। जनसभा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं ऊखीमठ का, जहां कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और सीएम धामी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने केदारनाथ की सेवा करने के लिए एक आपकी बहन और आपकी बेटी को चुना है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरीके से 2 बार पूर्ण आशा नौटियाल दीदी यहां की सेवा कर चुकी है, केदारनाथ को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे चुकी है, इस बार भी इस बाई इलेक्शन में जीतने के बाद केदारनाथ विधानसभा को आगे बढ़ाने की पूर्ण जिम्मेदारी आशा नौटियाल दीदी उठाएंगी। आप सबके आशीर्वाद से उठाएंगी, आप सबके सहयोग से उठाएंगी, आप सबके समर्थन से उठाएंगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने केदारनाथ विधानसभा को हमारी अगस्त मुनि की जो जनसभा थी उसमें भी वही बात कही थी कि जब तक केदारनाथ विधानसभा को उसका स्थायी विधायक नहीं मिल जाता, मैं विधायक के रूप में केदारनाथ की सेवा करूंगा। और लगातार शैला दीदी के जाने के बाद, उनका देहांत होने के बाद वो सेवा करते आ रहे हैं। अब हमारी बारी है, केदारनाथ की देवतुल्य जनता की बारी है कि वो फिर से बाबा केदार का आशीर्वाद आशा दीदी को मिले, हमारी मातृ शक्ति का आशीर्वाद मिले, हमारे बुजुर्गों का मिले, हमारे सैनिकों का मिले और हमारी दीदी यहां से भारी बहुमत से जीत के जाए, ताकि पूरे देश को एक मैसेज जाए कि केदारनाथ जहां पे माननीय मोदी जी की आस्था जुड़ी हुई है, केदारनाथ जहां पे माननीय मोदी जी ने 13 की आपदा के बाद विश्व प्रसिद्ध बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, उस भगवान केदार का भी आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और आशा नौटियाल दीदी के साथ है। मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथ उठा के अपना समर्थन करेंगे कि हम आशा दीदी को यहाँ पे भारी मतों से जिता के भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल 10 बजे से आप सब लोग यहाँ एकत्र हो गए। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं। बहन आशा जी को समर्थन देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने के लिए केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र ऊखीमठ से आए हुए सभी माताओं बहनों को, मेरे नौजवानों को, बड़े बुजुर्गों का मैं अपनी ओर से सबका स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं और ओंकारेश्वर धाम और पंच केदार की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए दोनों हाथ जोड़कर बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं। मैं केदारनाथ विधानसभा की दिवंगत हमारी शैला दीदी, पूर्व विधायक, जिन्होंने केदार घाटी के विकास के लिए अनेक कार्यों को आगे बढ़ाया, जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा और आशा जी ने स्वयं भी कहा कि उन सभी कार्यों का स्मरण करते हुए उनको मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, उनको नमन करता हूं। वे केदार घाटी के विकास के लिए, यहाँ की उन्नति के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही और यहाँ के लोगों के लिए हमेशा संघर्ष करती रही। हम शैला दीदी के उस सपने और उन कार्यों को भी आगे बढ़ाते रहेंगे, वो आगे बढ़ते रहेंगे। बाबा केदार की कृपा से, आप सबके समर्थन से वो काम आगे बढ़ेंगे। बहन आशा नौटियाल जी के लिए आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। आप सबका आशीर्वाद और आप सबका समर्थन, आप सबका मत निश्चित रूप से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, इस क्षेत्र की जो विकास की गति है, उस विकास की गति को और तेज करने के लिए नितांत आवश्यक है। श्रीमती आशा जी को आप सब जानते हैं और मैंने भी लंबे समय से, पिछले 25 सालों से मैं बहन आशा के साथ काम करता रहा हूं और जब से मैं मुख्य सेवक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में जब से काम कर रहा हूं, मैंने हमेशा देखा कभी भी वो अपने किसी व्यक्तिगत काम के लिए मेरे पास नहीं आई। जब भी आई तो पूरे केदार घाटी के लोगों के लिए, अगस्त मुनि के लोगों के लिए, हमारे ऊखीमठ के लोगों के लिए, हमारे चौमासी के लोगों के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए हमेशा मेरे पास आती थी और कहती थी, कभी कभी भाई साहब, ये किसी बच्चे की फीस जमा करनी है, वो बहुत गरीब परिवार का है, उसकी सहायता करनी है, कोई भाई, कोई बहन, कोई अस्पताल में भर्ती है, तो उसको जो है
आर्थिक सहायता देनी है, उसका इलाज ठीक से करवाना है। इतनी सरलता से काम करने वाली राजनीति के क्षेत्र में मैं लंबे समय से काम कर रहा हूं। मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जैसा बहन आशा जिस प्रकार से काम करती है। हम सभी जानते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का इस पावन भूमि से, बाबा केदार से किस प्रकार का रिश्ता है। 2021 में मुझे याद है 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की इसी पुण्य भूमि से उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि आने वाले 10 साल ये उत्तराखंड के होंगे। हर दृष्टि से उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, इसलिए मैं आज आप सब लोगों के बीच में आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि केदारनाथ क्षेत्र में विकास कार्यों को निरंतरता से आगे बढ़ाने के लिए, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए आगामी 20 नवंबर को आप सब लोगों ने अपना अमूल्य मत और अपना समर्थन बहन आशा। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से एक शिष्टाचार भेंट की है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पुष्पगुच्छ किया भेंट। गणेश जोशी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को दी महापर्व दिवाली की बधाई और शुभकामनाएं। प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर की गई चर्चा। तो बड़ी खबर देहरादून से आप तक पहुंचा रहे, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार भेंट की तस्वीरें भेंट के बाद की साझा की गई है। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को कुछ भेंट किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने महापर्व दिवाली की शुभकामनाएं और बधाई भी दी। तो वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर लगातार भूस्खलन होने के बाद कई बार मार्ग बाधित होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं झड़ी पानी कोलूखेत मार्ग की दुर्दशा को लेकर साधना न्यूज की ओर से लगातार खबरें प्रकाशित की गई। इस मार्ग से मसूरी के अधिकांश निवासी आवागमन करते हैं, जिससे कई बार यहां पर दुर्घटनाएं भी हो चुकी है, जिसका संज्ञान लेते हुए बीते दिनों डीएम ने नगर पालिका के अधिकारियों को मार्ग की शीघ्र मरम्मत की जाने के निर्देश यहां पर दिए थे, जिसके बाद नगर पालिका की ओर से इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजेश नेथानी ने कहा कि खबर का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने इस मार्ग की मरम्मत के निर्देश दिए, जिसके बाद नगर पालिका की ओर से 2 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। कोलूखेत झड़ी पानी मार्ग है, ये मसूरी के लिए शॉर्टेस्ट रूट है। और हमने बरसात में भी देखा कि जब गलोबी पे रोड ब्लॉक रही तो मैक्सिमम ट्रैफिक इसी रोड से चला। तो इसके चौड़ीकरण के लिए आपका चैनल भी बार बार न्यूज़ लगा रहा था और इसमें माननीय मंत्री जी द्वारा भी निर्देश दिए थे, फिर जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी बैठक में निर्देश दिए गए इसको बनाया जाए। इसके हमने 2 करोड़ 18 लाख का आगणन तैयार कर लिया है, जिसका टीएसी करवा ली गई है और इसमें टेंडर लगना है। शीघ्र ही वो कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। द्वारा यहाँ पे जन सुनवाई की गई थी और उसमें जितनी भी शिकायतें प्राप्त हुई थी सभी पे कार्रवाई चल रही है। और इस बीच देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने सरकारी आवास पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और बच्चों के साथ मनाया दीपावली पर्व। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पठन पाठन और खेल सामग्री पर आधारित वीडियो का किया विमोचन। कार्यक्रम में भाजयुमो की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी भी रही उपस्थित। सभी को दी दीपावली की शुभकामनाएं। शिक्षा हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, कहना गणेश जोशी का। शिक्षा के बिना नहीं हो सकता किसी भी देश या समाज का विकास। आंगनबाड़ी केंद्रों से बच्चों के पढ़ने लिखने और खेलने की शुरुआत। बच्चे हमारे देश का भविष्य है। बच्चों को सही राह दिखाना हमारा परम कर्तव्य है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम धामी के नेतृत्व में सरकार कर रही निरंतर जनहित कार्य। मसूरी विधानसभा के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को निःशुल्क पाठन सामग्री देने का लिया गया निर्णय। मेरा प्रयास सरकारी योजना का अंतिम छोर तक पहुंचे लोगों को लाभ। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बहनें कर रही हैं बेहतर कार्य। खुशियां हमेशा समाज के कमजोर वर्ग के साथ चाहिए बांटनी। मैंने गरीबों की बहुत नजदीकी
से किया है महसूस। गणेश जोशी का कहना है, मैं हमेशा गरीब असहाय लोगों को या सेवा उनकी करता रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी जिस चिंतन और जिस विचार को लेकर काम करती है, दीनदयाल जी का विचार कि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचनी चाहिए। आज मैं अपने विधानसभा के 47 आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्तियों को पठन पाठन व खेल सामग्री हमने वितरित की है, क्योंकि ये गरीब घरों के वो बच्चे तो स्कूल जाने से पहले अमीर घरों के बच्चे तो प्ले ग्रुप में जाते हैं और वहाँ पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये बच्चे वहाँ जाने में सक्षम नहीं और आंगनबाड़ी के माध्यम से हमारी सरकार इनको आगे लाने का प्रयास कर रही है। और आज मैंने अभी अपने यहाँ की सभी आंगनबाड़ियों को 53 आंगनबाड़ी को मैं पहले सामान दे चुका हूँ, 47 को हमने आज दिया है। और इसी प्रकार मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र के 98% स्कूलों में हमने ये सुनिश्चित कर दिया है कि बच्चे जमीन पर नहीं बैठेंगे। मैंने अपनी एवरेज फंड का अधिक से अधिक खर्च विद्यालयों पर, उनके फर्नीचर पर, बच्चों को अन्य सामग्री की पूर्ति करने पर किया है। और मेरा ये मानना है किसी भी देश या समाज की ताकत का आकलन धन दौलत या एकवी शक्ति से नहीं, बल्कि इस बात से है कि उस समाज के, उस देश के कितने लोग शिक्षित हैं। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने की आवश्यकता है। और हमारी चाहे दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, इस क्षेत्र में पूरी ईमानदारी से काम करें। और फिलहाल ये रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। त्योहार मनाओ तो ठाठ से मनाओ। आज ही घर ले आओ हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक और दिखाओ 69 का ठाठ। हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर वन विभाग के जरिए 151 परिवारों के बेदखली आदेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर पूखली के ग्रामीणों ने 1 दिवसीय उपवास कर तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने वन विभाग पर कानून का उल्लंघन कर उन्हें जबरन हटाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। वहीं उप जिलाधिकारी राहुल शाह का कहना है कि पूछड़ी क्षेत्र का सर्वे पहले ही किया जा चुका है, जिससे कुछ 38 अतिक्रमण पक्के निर्माण है, बाकी कच्चे निर्माण है। वहीं वन भूमि पर कृषि कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सत्यापन में अधिकांश अतिक्रमणकर्ता की तरफ से स्वयं को बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्र का मूल रूप से बताया गया है, जिनके जरिए सरकारी भूमि को अवैध रूप से खरीदा और बेचा गया है। ऐसे लोगों को ही चिन्हित कर कानूनी तौर पर कार्रवाई की गई है। तो वहीं डीडीहाट की ब्लॉक प्रमुख बबीता चुफाल की पहल पर विकासखंड सभागार में श्रम विभाग के रजिस्टर्ड श्रमिकों के लिए निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसका उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख बबीता चुफाल ने किया। इस अवसर पर बबीता चुफाल ने कहा कि डीडीहाट विकासखंड के अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों के रजिस्टर्ड श्रमिकों का अब ब्लॉक सभागार में हर रोज श्रम विभाग की ओर से निःशुल्क मेडिकल चेकअप किया जाएगा। पहले मेडिकल चेकअप के लिए श्रमिकों को 60 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय की दौड़ लगानी पड़ रही थी, लेकिन मेडिकल कैंप ब्लॉक सभागार में लगने से श्रमिकों को चेकअप के लिए जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। तो डीडीहाट से खबर पहुंचा रहे हैं आप तक, जहां पर ब्लॉक प्रमुख बबीता चुफाल की पहल पर विकासखंड सभागार में श्रम विभाग के रजिस्टर्ड श्रमिकों के लिए निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख बबीता चुफाल ने ही किया। इस अवसर पर बबीता चुफाल ने कहा कि डीडीहाट विकासखंड के अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों के रजिस्टर्ड श्रमिकों का ब्लॉक सभागार में ही अब रोज श्रम विभाग की ओर से निःशुल्क मेडिकल चेकअप किया जाएगा। इसके लिए अब
किसी को 60 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेडिकल कैंप ब्लॉक सभागार में लगने से श्रमिकों के चेकअप के लिए जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी। पहले लोग करीब 60 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय की दौड़ लगाते थे और वहां जाकर ये लोग चेकअप कराया करते थे, लेकिन अब उनके लिए सुविधा यहीं पर कर दी गई है, जिसके बाद अब रोज ये कैंप लगेगा और श्रमिकों को यहाँ पर काफ़ी लाभ मिलेगा। त्योहारी सीजन के चलते थल पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। थल के थानाध्यक्ष अंबिका राम आर्य के नेतृत्व में पुलिस टीम ने धुरा नागिला गांव में जंगलों में छापा मारा, जिसमें अवैध रूप से 400 लीटर कच्ची लहन और भट्टियों को पुलिस टीम की ओर से नष्ट किया गया है। साथ ही कच्ची शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी नष्ट की गई। आरोपियों के खिलाफ थल थाने में धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। थल थानाध्यक्ष अंबिराम आर्य ने कहा कि आगे भी शराब माफियाओं के खिलाफ थल पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। तो त्योहारी सीजन को लेकर थल पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और इसके चलते अब इस कड़ी में अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। यहां थल के थानाध्यक्ष अंबिका राय आर्य के नेतृत्व में पुलिस टीम ने धुरा नागिला गांव के जंगलों में छापा मारा, जहां से भारी मात्रा में कच्ची लाहन और भट्टियां पाए गए, जिन्हें पुलिस ने नष्ट किया है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस कच्ची लाहन को नष्ट किया है। बताया जा रहा है कि करीब 400 लीटर कच्ची लाहन थी, जिसे खत्म किया गया है और जहां ये बनाई जा रही थी जिस जंगल में, वहां पर जो भट्टियां लगी थी उन्हें भी पुलिस की तरफ से तोड़ दिया गया है। आरोपियों के खिलाफ थल थाने में धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुख्यालय के निर्देशानुसार आगामी दीपावली त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के संबंध में 21 तारीख से 10 दिन का एक कच्ची शराब जो बनती है, इसमें एक अभियान चला रखा है। अंतर्गत धूरा नागिला में दबिश दी गई, तो वहां पर जो है रहने वाले व्यक्तियों द्वारा अवैध शराब बनाने के लिए लगभग 400 लीटर लाहन। मैदानी इलाकों के बाद पहाड़ी इलाकों में भी नशे के सौदागरों ने अपनी दस्तक तेज कर दी है। लगातार पकड़े जाने वाले नशे के सौदागर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल की पुलिस टीम भी एक्टिव नजर आ रही है, जो नशे के सौदागरों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में घनसाली थाना प्रभारी संजीव थपलियाल ने चेकिंग के दौरान वाहन से तस्करी हो रही 115 ग्राम चरस पकड़ी है। चरस तस्करी करने के आरोप में वाहन के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी संजीव थपलियाल ने बताया कि आरोपी की पहचान धर्म सिंह निवासी टेहरी के रूप में हुई। तस्करी में इस्तेमाल वाहन को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। तो वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने नामांकन किया है। नामांकन के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व सीएम हरीश रावत सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं ऊखीमठ, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जो जनविरोधी नीतियां हैं, जो अहंकार है, विस्तार से आपके बारे में आपके सम्मुख से अपने विचार साझा किए और जिस तरह से 2022 के उपचुनाव 2022 के चुनाव में प्रदेश की महान जनता ने विश्वास व्यक्त किया, भरोसा जताया और प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज हुई। आपके सामने लेखा जोखा है, 2-2.5 सालों का लेखा जोखा आपके सामने है। इन 2.5 सालों में जो वायदे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे कि बाबा केदारनाथ के साथ जिस तरह से इन्होंने छल किया है, बाबा केदारनाथ के नाम का दुरुपयोग किया है, जिसे सोने को लूट लिया गया है, उसका एक हस्र होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को केदारनाथ सीट से परास्त होना चाहिए। ये आपको मैं आह्वान करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं और यह भी कहना चाहता हूं, मनोज जी को हमने बहुत करीब से देखा है
निहायत ही ईमानदार व्यक्ति नौजवान हैं और अपनी बात को, अपने यहाँ के मुद्दों को, प्रदेश के मुद्दों को बड़ी गंभीरता के साथ सदन में इनको बोलते हुए देखा है, तथ्यों के साथ बोलते हुए देखा है और आपकी आवाज बने हैं। हमारे सहयोगी साथी हैं, हमने उनको देखा है, एक ईमानदारी इनकी मिसाल है मनोज रावत जी, और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं अब हम आपके बीच में फिर रहेंगे। आज हमारे कई साथियों ने यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करने हैं, लेकिन हम इस चुनाव में आपके बीच में, गांव में जाकर, आपके बीच में जाकर उनकी मन की बात करेंगे। उनकी मन की बात तो आपने सुन ली है, उनकी मन की बात सुन ली है। विस्तार से केदारनाथ विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में, उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में हर बात आपके सम्मुख रखी है। आज इस मंच के माध्यम से मैं सबसे पहले लखपत बुटोला जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लखपत बुटोला जी, आपने बद्रीनाथ विधानसभा चुनाव जीत करके इस उत्तराखंड की राजनीति में एक नया आयाम स्थापित करने का काम किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहता हूं कि बद्रीनाथ के लोगों ने भगवान बद्री विशाल के आशीर्वाद से उत्तराखंड की राजनीति में एक नया आयाम स्थापित करने का काम किया है और अब केदारनाथ विधानसभा लोगों की बारी है कि बाबा केदार की इस धरती पर हम फिर से एक बार कांग्रेस को जिताने का काम करें और डबल इंजन की सरकार को सबक सिखाने का काम करें। ये गुजारिश और ये निवेदन करने आज मैं आपके बीच में आया हूं। मेरे सम्मानित साथियों, बड़े विस्तार से हमारे साथियों ने कहा कि 2013 की जो आपदा आई थी, उस आपदा से किस तरीके से हम लड़े और हमारी डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में भी थी और राज्य में भी थी। हमारी डबल इंजन की सरकार ने 2013 की आपदा से लड़ने का काम किया और केदारनाथ के लोगों का निश्चित रूप से जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने का भरकस प्रयास किया, भरकस कोशिश की। और आज की इस केदारनाथ चुनावी सभा में आज की सभादेव आदरणीय दीपा देवी जी, मनोज रावत जी, उनको मैं बधाई देता हूं कि उनको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने प्रत्याशी के तौर पे आज नियुक्त किया है कि बाबा केदार के संग अगर कोई गलत हो रहा है या मंदिर कहीं और बना रहा है, पंच केदार की जगह छठा केदार बन रहा है, आपका तो धर्म था आप आए। लेकिन वो जो लोग हरिद्वार से, अल्मोड़ा से, बागेश्वर से, कपकट से, भराड़ी से और अन्य क्षेत्रों से यहां आए, आदरणीय शर्मा जी हिमाचल से यहां आए, मैं बहुत बहुत उन सभी साथियों को इस मंच के माध्यम से हमारे विक्रम भाई थे, इनके जबकि पांव में चोट लगी थी उसके बाद भी आए। लोग ये कह रहे थे साहब 5,900 रुपया हमसे रसीद काटी गई ऊपर दुकान खोलने की पद यात्रा में, और जैसे ही हमने दुकानें खोली धामी ने फॉरेस्ट वाले भेजकर 10,000 रुपए का चालान हर दुकानदार का कटा दिया। तो यह है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। अभी यहां बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, मैं जब रास्ते में था कुछ लोगों से बातचीत भी हुई। वो 13 साल की बच्ची का बलात्कार प्रदेश की राजधानी देहरादून में हुआ, वो चुप क्यों रही? वो सल्ट में जब 13 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, चुप क्यों रही? वो चंपावत में जब इनके मंडल अध्यक्ष ने बलात्कार किया, वो चुप क्यों रही? ये प्रश्न तो। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।